Welcome back, and we were talking about group level diagnostic model, and I was telling you कि आपको ग्रुप लेवल के जो डिजाइन कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि टास्क स्ट्रक्चर, ग्रुप कंपोजिशन, परफॉर्मेंस नॉर्म्स, जिसमें कि आपके ऑब्वियसली वो केआरए, केपीए, केपीआईज, ये सब चीजें इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। आपके ग्रुप फंक्शनिंग ये आपकी एलेबोरेट होनी शुरू हो जाएगी। ग्रुप कंपोजिशन में आपके ग्रुप किन लोगों पर मुश्तमिल है, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, ग्रुप फॉर्मेशन की सारी स्टेजेस क्या क्या थी, उनमें कहां कहां पर बॉटलनेक्स क्रिएट हुए। सो ये तमाम चीजें डिजाइन कंपोनेंट्स का पार्ट होंगी जहां पर आप ग्रुप लेवल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट वो कर रहे हो। जब आप ग्रुप लेवल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट कर लोगे, प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई कर लोगे, तो फिर उसके ऊपर इंटरवेंशंस क्रिएट करके यू विल बी एबल टू जनरेट द ग्रुप इफेक्टिवनेस। ओके, और यहां पर आपको मैंने जैसे अभी पिछले सेशन में आउटकम वेरिएबल्स बताए थे, तो दोज आर द आउटकम वेरिएबल्स जो लिंक्ड होंगे आपके इस ग्रुप इफेक्टिवनेस की फर्दर एलैबोरेशन के अंदर। लाइकवाइज अगर हम एक स्टेप आगे और चलें तो वी आर लुकिंग एट इंडिविजुअल लेवल डायग्नोस्टिक मॉडल। आप इंडिविजुअल लेवल डायग्नोस्टिक मॉडल को एलैबोरेट करने से पहले आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन कंपोनेंट्स वो कंप्लीट पता होने चाहिए। आपके पास ग्रुप लेवल डिजाइन कंपोनेंट्स वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेटेड होने चाहिए। आपके पास पर्सनल ट्रेट्स वो तमाम कैलकुलेटेड होनी चाहिए। आपके पास स्किल इन्वेंट्री वो कैलकुलेटेड होनी चाहिए। आपके पास कंपिटेंसी फ्रेमवर्क्स वो डिफाइंड होने चाहिए। और इन तमाम चीजों को डिफाइन कर लेने के बाद फिर आप डिजाइन कंपोनेंट्स में पहुंचोगे ऑफ द इंडिविजुअल लेवल डायग्नोस्टिक अप्रोच। अब इंडिविजुअल लेवल डायग्नोस्टिक अप्रोच के जब डिजाइन कंपोनेंट में हम पहुंचते हैं तो यहां पर हम एक मॉडल देख रहे हैं विच इज कॉमनली नोन एज JCM, जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। ओके, उस जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल में वी आर टेक्निकली कंसर्न विद 5 एस्पेक्ट्स, जिसमें स्किल, वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, इन चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और ये 5 चीजें जो कि डिजाइन कंपोनेंट्स का पार्ट है इन डायग्नोस्टिक मॉडल ऑफ इंडिविजुअल लेवल इन्वेस्टिगेशन, इनसे एक्चुअली जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं इंडिविजुअल्स की वो इवॉल्व करती हैं। और वो साइकोलॉजिकल स्टेट्स डायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं विद द ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, जिसमें के उनकी सेटिस्फेक्शन, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी कमिटमेंट, उनकी एनहांसमेंट, उनकी लॉयल्टी, ये तमाम चीजें उन साइकोलॉजिकल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड वो कर रही होंगी। सो हम जब JCM मॉडल को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वहां से हमारे पास जो इंडिविजुअल लेवल असेसमेंट्स हैं वो रिसीव होंगी। और इंडिविजुअल लेवल असेसमेंट्स की रोशनी में फिर हम इंटरवेंशंस क्रिएट करेंगे जो कि हमें इंडिविजुअल लेवल इफेक्टिवनेस की तरफ वो लेकर जाएंगी। तो अब हमने 3 मॉडल्स बेसिकली देखे डायग्नोसिस के, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल डायग्नोसिस, ग्रुप लेवल डायग्नोसिस और इंडिविजुअल लेवल डायग्नोसिस की डिटेल वो मुख्तसर अल्फाज में बयान की गई। अब जब डायग्नोसिस आपने प्लान कर लिया, आपको सारे डिजाइन कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया, तो अगला स्टेप हमारे पास होगा कि अब आपने इस सारे प्रोसीजर से रिलेटेड डेटा कलेक्शन वो शुरू करनी है। और ऑब्वियसली डेटा कलेक्शन में यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग टू कलेक्ट द डेटा। एंड ऑब्वियसली ये बात याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल डेटा वो डिफरेंट नेचर का है, ग्रुप लेवल डेटा कलेक्शन और उसके वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स वो डिफरेंट नेचर के हैं, और इंडिविजुअल लेवल इन्वेस्टिगेशंस वो हमारी डिफरेंट नेचर की हैं। तो जिस भी लेवल के ऊपर आप उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो उसके हवाले से यू हैव टू प्लान एंड कलेक्ट डेटा। जब आपका डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर डेटा से रिलेटेड आपकी कोर एक्टिविटीज वो शुरू होंगी, जिसमें के डेटा कलेक्टिंग, डेटा एनालाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग डेटा फीडबैक, ये सब कुछ शामिल है। और वहां से फिर हम फॉलो अप कॉल लेंगे। उस फॉलो अप कॉल में देखा जाएगा कि आया यू नीड टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, या आपने इनफ इन्वेस्टिगेशन हासिल कर ली है जिसमें के द रियल प्रॉब्लम इज एविडेंट टू यू। ओके, सो यहां पर इस सारे प्रोसेस के दौरान आपका एज ए ओडी प्रैक्टिशनर जो क्लाइंट के साथ ताल्लुक है वो मुसलसल बरकरार रहता है, और किसी भी स्टेज के ऊपर द क्लाइंट कैन से नो टू यू। इस बात को बहुत क्लियरली याद रखिएगा। ओके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन द इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस कपल ऑफ टाइम इट हैपेंस कि जब हम एक सर्वे करते हैं, हम एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तो एट सर्टेन इंस्टेंसेस, सर्टेन पॉइंट्स द क्लाइंट वुड डिनाई टू गो फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ओके, तो वहां पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके, जस्ट लाइक कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे आप प्रोजेक्ट किलिंग का एक वर्ड यूज करते हो, आप प्रोजेक्ट टर्मिनेशन का वर्ड यूज करते हो, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं इस
OD relationship के अंदर भी कि the project is terminated, no further change is required, the client is not ready to proceed with the further investigations. तो we have to be careful about these things कि आपको सारे वक्त के दौरान क्लाइंट के साथ एक विन विन रिलेशनशिप वो कायम रखना पड़ेगा, जहां पर भी आप अपनी कंपिटेंसीज कम होने की वजह से विन विन रिलेशनशिप को लूज कर पाए, वहां पर द प्रोजेक्ट विल बी टर्मिनेटेड, नो चेंज विल बी टेकिंग प्लेस, और रादर उसके बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स भी बाजुकात क्रिएट वो हो जाते हैं. So this particular flow sheet I have chosen for you, ये आपको अब पूरी रैशनैलिटी के बारे में बताएगी कि पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ फीडबैक क्या हो सकते हैं. कि आपने डायग्नोज कर लिया, डाटा कलेक्ट हो गया, डायग्नोज होने के बाद, डाटा कलेक्ट हो जाने के बाद डाटा एनालाइज हुआ, और डाटा एनालिसिस के बाद आपने फीडबैक प्रोवाइड किया. अब अगर आपके फीडबैक के प्रोवाइड करने में एसेंशियल एनर्जी नहीं है, आप अपने आइडिया को सेल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं. इज द एनर्जी क्रिएटेड बाय द फीडबैक? एंड इफ द आंसर इज नो, देयर इज नो चेंज. The client would say, sorry, we don't want to proceed further, thank you for your effort, and you take your fee of the working hours and things are done. Okay? लेकिन अगर आप एनर्जी क्रिएट कर पाते हो, आपके फीडबैक में जान है, आपने डाटा एप्रोप्रिएट कलेक्ट किया है, आप प्रॉब्लम को एक्चुअली एलैबोरेट कर पा रहे हो, तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फीडबैक? ओके, क्या उस फीडबैक से एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, दैट एनर्जी इज टेकिंग यू टू द डिनायल? ठीक है, जिसमें के मैंने एक्सप्रेशन बड़ा ये सोचकर यहां पे मेंशन किया हुआ है, एनर्जी टू डिनाई और फाइट डाटा. ठीक है, उस सूरत में अगर आपका एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, आपने बड़ा एंथुसियास्टिकली प्रॉब्लम एलैबोरेट किया, लेकिन वो एंथुसियाज्म इन द प्रॉब्लम इज एक्चुअली क्रिएटिंग एंजाइटी, इज एक्चुअली क्रिएटिंग रेजिस्टेंस, इज एक्चुअली क्रिएटिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ डिनायल इन द क्लाइंट, तो क्या होगा? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए, दैट एंजाइटी वुड लीड टू नो चेंज. Okay, and many a times it happens. इसमें कोई हैरानगी की और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. It happens. Okay, the client simply refuses कि sorry जी, मुझे ये ऑपरेशन नहीं करवाना है. Okay, on the other side of the story, if the direction of the feedback is in a way that energy to use the data to identify and solve problem, जब आप उसको सिर्फ प्रॉब्लम ना दिखा दो, जब आप उसको सिर्फ मसाइल की एक पूरी सी फहरिस्त ना बता दो, जब आप उसको हर मसले से रिलेटेड सॉल्यूशन भी दिखाओ, आप उसको इजी वे आउट भी बताओ, आप उसकी लैंग्वेज में बात करो जो वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस मसले को हम कैसे एंटरटेन करेंगे, तो वहां से फिर विन विन जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगी. सो एनर्जी टू यूज डेटा टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम, आप उसको क्रिएट करोगे. सो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि डू स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस टर्न एनर्जी इनटू एक्शन और नॉट. ठीक है, तो फिर आपको ये देखना है कि हमारे पास स्ट्रक्चरल लीवरेज कितना है, हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज कितना है, हमारे पास कल्चरल लीवरेज कितना है, और उस स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, कल्चरल लीवरेजेस में आप किस कदर एक चेंज को इनकॉर्पोरेट वो कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, स्कोप से रिलेटेड, आपको बजट से रिलेटेड लीवरेज ना मिल पाया, तो नतीजा क्या होगा? अगेन देयर इज ए फेलियर, the frustration would be the outcome and no change would be taking place, because यहां पर भी स्ट्रक्चरल, कल्चरल, फाइनेंशियल बेशुमार तरह की रेजिस्टेंसेस, बजट कंस्ट्रेंट्स वो आपके सामने आ जाते हैं. ओके, नाउ supposedly that the client is still willing and the OD practitioner is competent enough कि वो इन तमाम मसाइल का सामना भी कर पा रहे हैं, तो then that would be the situation, then that would be the yes that is leading you towards the change. Okay, so now I hope कि जो मैंने शुरू से एक स्टोरी बिल्डिंग आपके साथ शुरू की थी, it would be getting clear to you कि किस किस्म के इश्यूज हैं उनका सामना हमें करना पड़ता है, और उन इश्यूज को आपने कैसे टैकल अप करना है. नो डाउट इस हर एक स्टेप के लिए फिर हमारे पास फर्दर इसकी स्ट्रेटजीज हैं, फर्दर कंसर्न्स हैं, फर्दर ट्रेनिंग्स हैं कि किस तरीके से आप क्लाइंट प्रैक्टिशनर रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन वो कर सकते हो. प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के अपने पूरे थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं. सो नो डाउट दैट इज द होल डिटेल अवेलेबल टू यू. अब आपकी आसानी के लिए, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल ग्लिम्प्स कि ओडी एक्टिविटीज जो कि कई सालों पर मुहित आपकी होंगी, वो कैसे प्रोसीड करती हैं, आपको यहां पर मैं एक ओडी ऑडिट चेकलिस्ट दिखा रहा हूं. ओके, एंड दीज आर द वेरी स्पेशलाइज्ड कंसर्न्स दैट आई एम शोइंग यू.
यहां पर ओडी ऑडिट चेकलिस्ट है कि एक ओडी प्रैक्टिशनर जब क्लाइंट के साथ एक प्रोजेक्ट को टेकअप करता है तो किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स इनिशियली उसको रिक्वायर्ड होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स की अदम मौजूदगी की वजह से द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव वुड बी कंप्रोमाइज्ड। ओके, अब यहां पर एक ओडी ऑडिट चेकलिस्ट देखिए। व्हाट यू नीड टू हैव इन द स्टार्ट इज पर्सनल मैनुअल, you need to have manpower planning guidelines, you need to have recruitment policies, you need to look into promotion policies, you need to look into performance appraisal manuals, you need to talk about TQM manual, you need to have details about quality circle, shop floor committees and guidelines, you need to have the data related with suggestion schemes and other guidelines, you need to look into training policy guidelines, you need to know about succession planning and career planning guidelines and methods, you need to have data related to OD intervention, if any, taken by the organization in the previous past. You need to look at the activities of the HRD department, एनुअल रिपोर्ट्स उनकी क्या है, ट्रेनिंग कैलेंडर एंड रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज क्या थी, डायग्नोस्टिक एंड इवैल्यूएशन स्टडीज जो ऑलरेडी किसी ने की हो या माजी में हुई हो वो सारा डेटा, रिवॉर्ड सिस्टम्स का डेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स का डेटा, इन हाउस न्यूज़लेटर्स क्या थे, डेलीगेशन मैनुअल्स क्या थे, जॉब रोटेशन एंड ट्रांसफर की पॉलिसीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एचआरडी डिपार्टमेंट की वर्किंग क्या है, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज, इन सब के बारे में आप इन्वेस्टिगेट करोगे। एग्जिट इंटरव्यूज, लोग किस वजह से छोड़कर गए, इन चीजों को आप इन्वेस्टिगेट करते हो। डॉक्यूमेंट्स डीलिंग विद फैसिलिटीज ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज, वो सब आप हासिल करते हो। वर्कर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम्स एंड फैसिलिटीज, आपकी रेजिडेंशियल कॉलोनी वहां पर क्या क्या सूरत हाल है, क्लाइमेट सर्वे, प्रीवियस एचआरडी ऑडिट रिपोर्ट्स, एज प्रोफाइल्स जो वहां पर जितने लोग मौजूद हैं उनके हवाले से, रिटायरमेंट पॉलिसीज वो सब आप डिमांड करोगे। एट्रिशन रेट डिपार्टमेंट वाइज और यूनिट वाइज आपको चाहिए। any other document having implication of HRD strategy, organizational chart if necessary, and the list goes on. Okay, so it's not that actually simple. जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं, आप एक सिंपल चेंज प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हो, नोबडी स्टॉप्स यू, मे बी उसमें हमें इतनी सोफिस्टिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस में जाना पड़े। लेकिन जब हम एक ऑल टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं कि जिसमें हमारे 7S आपस में अलाइनमेंट डिमांड कर रहे हैं, तो वहां पर फिर नो डाउट आपका जो सोफिस्टिकेशन ऑफ एनालिसिस होगा वो उतना ही इन डेप्थ होगा। इसकी मिसाल मैं दोबारा से आपको एक फिजिशियन के हवाले से वो देना चाहूंगा कि अगर आपको सर में दर्द हो रही है तो आप सिंपली एक पैनाडोल भी खा सकते हो। अगर आपको सर में दर्द और ज्यादा फील हो रही है तो यू कैन कंसल्ट MBBS डॉक्टर एंड दैट पर्सन कैन टेल यू के व्हाट टू डू। लेकिन supposedly if it is getting severe and supposedly if it is not settling down with a Panadol, then obviously you have to go to a consultant, and if you go to a consultant, so the consultant would start his investigations from tests. ओके, अब आपको सीटी स्कैन कराना है, अब आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं, सो अब आपको एक पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर में से गुजरना है बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट सेटलिंग डाउन। ओके, बिल्कुल इसी तरह इसी हम एक्सप्रेशन को वो यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर्सपेक्टिव के साथ भी। ओके, सो बजाहिर इट्स अ सिंपल फिनोमेना, यू इंप्लीमेंट अ चेंज एंड देन यू एंजॉय योर रिटर्न्स, लेकिन समटाइम्स थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होता है कि वहां पर सिंपल एस्पेक्ट्स के साथ काम आपका नहीं चल सकता। तो यू नीड टू हैव अ कंप्लीट टीम विद यू, यू नीड टू हैव अ कंप्लीट audit checklist, you need to have to investigate all the research variables involved, and then you come up with the ideas or solutions जिनके अभी आपको मैं evidences provide करूंगा towards the end of my session. अब फॉर एग्जाम्पल इन तमाम ऑडिट चेकलिस्ट की रोशनी में लेट मी शेयर विद यू कि ओडी प्रैक्टिशनर आपके साथ अपना प्रपोजल कैसे शेयर करता है। सो व्हाट इज द आउटलुक ऑफ द प्रपोजल। उस मकसद के लिए मैं ये स्लाइड शेयर आपको ऑफ कर रहा हूं एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, अदर स्क्रीन विद यू। अब आपको मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रपोजल वो दिखा रहा हूं। तो दिस इज अ सैंपल प्रपोजल व्हिच माइट बी यूजफुल reference for you and your client as you both specify and communicate a project plan for change. Okay, यहां पर मैं आपको बार बार जो emphasize कर रहा था कि every change is taken up as a project. तो ये आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट मैं यहां पर गो थ्रू करवाता हूं। इस डॉक्यूमेंट को तवज्जो से देखिएगा कि किन किन एस्पेक्ट्स के साथ आप इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज के ऊपर अपने क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन वो करते हो। सो यू स्टार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन।
देन यू कम अप विद द प्रोजेक्ट आउटकम्स, जिसको प्रोजेक्ट हम चार्टर और प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में वो एलैबोरेट करते हैं. देन यू टॉक अबाउट इनिशियल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड डिलीवरेबल्स. ये आपका प्रपोजल स्टेज के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है. अब इसमें अभी डाटा कलेक्शन सारे प्रोसेसेस में से आपने गुजरना है. ये आपको मैं इनिशियल स्टेप के ऊपर बता रहा हूं कि जहां पर क्लाइंट एंड कंसल्टेंट दे आर हैविंग अ नेगोशिएशन विद वन अनदर टू क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन. सो इनिशियल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड डिलीवरेबल्स यू नीड टू टॉक अबाउट. देन प्रोजेक्ट वर्क प्लान, और उस प्रोजेक्ट वर्क प्लान में ऑनगोइंग कोचिंग फॉर चेंज मैनेजमेंट एंड लर्निंग, इसके ऊपर आप बात करोगे. अब इसको आप फेजेस में डिवाइड करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट एंड डेवलपमेंट प्लानिंग. देन फेज 2 develop a plan for strategic plan. Phase 3 identification of strategic goals and objectives. Then phase 4 action plans to implement strategic plan. Then phase 5 development and approval of strategic plan document. ये proposal के तौर पर आप present कर रहे हो. उसके बाद आपकी approaches to evaluating project, उसमें आप focus of evaluation plans क्या use करोगे, contents of evaluation plans आपके क्या होंगे. इसी तरह आपके प्रपोज प्रोजेक्ट स्केड्यूल, जिसमें कि आपको ये गैंट चार्ट जो मैं डिस्प्ले दिखा रहा हूं, इस गैंट चार्ट में आप स्टेप वाइज, स्टेज वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज कंप्लीट एलैबोरेशन बताओगे कि आपने कब कब किस किस एक्टिविटी को टेकअप करना है. बिकॉज उस सारे प्रोसेस के दौरान याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने बंद होकर आपके हवाले नहीं आ जाना. ऑर्गेनाइजेशन वुड बी इन द रनिंग मोड, और रनिंग मोड में जहां पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे आर स्टिल इन प्रोग्रेस, प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं, तो आपको सारे प्रोसेस के दौरान अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म वो करना है. और ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्टेज पर आपके डाटा कलेक्शन और आपकी एक्टिविटीज के लिए अपने प्रोसेसेस के ऊपर कंप्रोमाइज शायद करने को तैयार नहीं होगी. तो यू हैव टू बी वेरी मच क्वांटिफाइड, वेरी मच कैलकुलेटेड कि आपने कब किस एक्टिविटी को किस तरीके से परफॉर्म करना है और आपकी प्रोजेक्ट टीम क्या होगी. ये सब चीजें आपकी डिस्कस की जाती हैं. इसी तरह इस प्रेपरेशन के केस में आपको जो टाइम लग रहा है उसका हम एक टेबुलर डिस्प्ले देख रहे हैं. पहले आपको मैंने गैंट चार्ट डिस्प्ले दिखाया जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिटरेचर में हम यूज करते हैं. सो इसी तरह अप्रोक्सीमेट टाइम टू कंप्लीटली इंस्टिल न्यू सिस्टम, आप वो क्लाइंट को प्रपोज करोगे. उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी कंसल्टेंट की, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी क्लाइंट की. ओके, सो ये तमाम चीजें आपकी पहले निगोशिएट होती है, सेटल डाउन होती है, एग्रीमेंट होते हैं, और वहां से फिर आप अपनी एक्टिविटीज को वो स्टार्ट करते हो. और ये सारा आपको मैं बता रहा हूं जो आपका पहला स्टेप था प्लान प्रोसेस का, जिसमें हमने कहा था एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग. सो एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज के ऊपर अब ये तमाम वो डिटेल है प्रपोजल की विच यू हैव टू गो थ्रू. ओके, इसके बाद अब ये सारा काम ऑब्वियसली कंसल्टेंट फ्री नहीं करेगा, तो आपकी जो प्रपोज कॉस्ट एंड पेमेंट टर्म्स हैं आपकी तमाम की तमाम वो भी डिस्कस एंड नेगोशिएट होंगी. और अक्सर औकात इस स्टेज पर पहुंचकर जब आपने कॉस्ट एंड पेमेंट्स की बात करनी शुरू की तो द क्लाइंट्स वुड गो फॉर बैक ऑफ. Okay, they would say कि okay जी, thank you very much for your work, but we don't need to proceed further, because बहुत सारे fears, आपको मैंने शुरू के सेक्शन में fears के ऊपर बात की थी, बहुत सारे जो उसके personal fears हैं they would be coming up. Okay, sometimes organizations would have budget constraints, sometimes they would not be convinced by your proposal of bringing in that particular change. Okay, so अब आपको प्रपोजल के अंदर ही कॉस्ट एंड पेमेंट टर्म्स जो हैं उन सबको भी डिस्कस करना है. आपको ट्रेवल एक्सपेंसेस को डिस्कस करना है, आपके पेमेंट टर्म्स किस तरह से की जाएंगी उनको एलैबोरेट करना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक कन्वेंशन कही जाती है और वो ये है कि क्वालिफिकेशन ऑफ द कंसल्टेंट समटाइम्स इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस proposal. And why qualifications of consultant? Because जब हमने win-win situation की बात करनी है तो you need to come up with your credibilities. Okay, now supposedly आपने फिल वक्त 10 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर वो किए हुए हैं, तो you mention those 10 प्रोजेक्ट्स के जिनके ऊपर ऑलरेडी आप सक्सेसफुली इंडस्ट्री के अंदर काम वो कर चुके हो. Okay, so then 11th would come. लेकिन obviously when you start from the first तो आपको उसमें बहुत ज्यादा effort अपनी पुट वो करनी पड़ती है. Then with the passage of time आपका जो industrial फेम है वो डेवलप कर जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी डेवलप कर जाती है, people start knowing you and then you will be better in a situation and better in a position कि जहां पर आप अच्छी negotiations वो कर पाते हो. Okay, तो यहां पर अब आपको मैं ये proposal document ऑफ कर रहा हूं and I'm referring back to my slides again. I was showing you OD audit checklist. अब इस OD audit checklist में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे इन द स्टार्ट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिगेशन. जब आपने डायग्नोसिस कर लिया
आपके पास तमाम रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल हो गया, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है, क्लाइंट आपके साथ एग्री कर चुका है कि यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ बिकॉज द प्रॉब्लम इज समथिंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को चैलेंज कर रही है। तो वहां पर अब हमारी डिस्कशन पहुंचती है टू ओडी इंटरवेंशंस। ओके, अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशंस जिनको डिस्कस किया जाता है। We have got strategic interventions, we have got techno-structural interventions, we have got human process interventions, and we have got human resource management interventions. ये हमारे पास 4 इंटरवेंशन पॉइंट्स हैं जहां से हम एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू करते हैं। लेकिन एज इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इट वुड बी एविडेंट कि ये तमाम के तमाम बॉक्सेस एंड तमाम के तमाम इंटरवेंशंस आर एक्चुअली आपस में इंटरलिंक्ड। ओके, यू स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, तो आपको ऑब्वियसली टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन को भी लेकर आना पड़ेगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन को भी डिस्कस करना पड़ेगा, और आपको ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन के ऊपर बात भी करनी पड़ेगी। बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन तो यू जस्ट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। सो इंटरवेंशन पॉइंट्स हमारे पास ये 4 मेन हैं जहां से हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज के हवाले से। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप एक उलझी हुई डोर का सिरा वो ढूंढ रहे हो। ओके, तो अब जब तक आपको वो उलझी हुई डोर का सिरा नहीं मिलेगा आप उन उलझनों को हल वो नहीं कर पाओगे। राइट, तो ये हमारे पास 4 बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जहां से बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम आप इस बात की प्रायोरिटी तय करते हो कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक द स्टार्ट। Okay, now if you supposedly start your discussion related to the strategic intervention, तो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन के हवाले से वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप्स के ऊपर बात की जा रही होगी, ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज आपके सामने आएंगे दे वुड बी दैट व्हाट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्वड इन, what are the product services and markets they are dealing with, how to gain comparative advantage, how to relate to environment, what values will guide organizational फंक्शनिंग। तो ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन के अंदर आपको स्टार्टिंग के तौर पर रिक्वायर्ड वो होंगे। लाइकवाइज अगर आप टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन से बात को शुरू करो तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, वर्क डिजाइन, ये इश्यूज हैं जो आपको एड्रेस करने हैं। और टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज they are to be addressed. For example, how to divide labor, how to coordinate departments, how to produce product and services. इसमें operational aspects mostly involved हो जाते हैं, and how to design the work. ओके, उसमें जाहिर है आपके वर्क फ्लोज इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें वर्क लोड, वर्क फ्लो, वर्क इन फ्लो, वर्क आउट फ्लो, हर जॉब से रिलेटेड, पूरी डिपार्टमेंटल कंसर्न से रिलेटेड, ऑपरेशनल फैसिलिटी से रिलेटेड आपको डिजाइन करने हैं। ठीक है, आपको असेंबली लाइंस कैसे डेवलप करनी है, आपको कंटीन्यूअस ऑपरेशंस में कैसे इन्वॉल्व करना है, आपको बैच प्रोडक्शन कैसे करनी है, तो ये तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं ये टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन से रिलेटेड हैं। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन की बात करें तो उसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डेवलपिंग एंड असिस्टिंग मेंबर्स से बात शुरू होगी। And related to the human resource management intervention, you'll be talking about human resource issues, how to attract and compensate people, how to see goals and reward people, how to plan and develop people's careers. ये तमाम चीजें आपकी डिस्कस की जाती हैं। And if we move towards the end of the slide, so we are looking at human process intervention, or human process intervention mein the main areas of concern are that how human processes are incorporated, how to communicate, how to make decision, how to interact, how to lead. ये वाले आपके जो issues होंगे they would be dealt with human process intervention point. Okay, so entering and contracting step 1, उसके बाद हमने डायग्नोज किया और डायग्नोज्ड प्रॉब्लम को मद्देनजर रखकर क्लाइंट की विलिंगनेस के साथ अब आप इंटरवेंशंस वो क्रिएट कर रहे हो। ओके, अब इंटरवेंशंस में जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे पास 4 बेसिक इंटरवेंशंस हैं। इन 4 बेसिक इंटरवेंशंस को हम थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलते हैं। जब हम ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस की बात करें तो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस में कोचिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस कंसल्टेशन एंड टीम बिल्डिंग, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बाजुकात आपको क्रिएट करनी पड़ सकती है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्रंटेशन मीटिंग्स आपको कंडक्ट करनी पड़ सकती हैं, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स कैसे आपने एस्टैब्लिश करने हैं और बेहतर करने हैं, लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन अगर क्रिएट करनी हो तो उनको आप कैसे डील
करोगे. For example, there is an MNC and the MNC is operating in 139 countries and they have got a big portfolio of products and services, and in that situation then you have to see कि अब आपकी large group जो interventions हैं उनको कैसे टेक अप वो किया जाएगा. जब हम टेक्नो स्ट्रक्चरल की बात करें तो एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर कि स्ट्रक्चरल डिजाइन, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, इस तरह के इश्यूज देखे जाते हैं. रिट्रेंचमेंट के मसाइल को देखा जाता है. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को आप विजुअलाइज कर सकते हो. कंसोलिडेशन की तरफ आपको हो सकता है कि जाना पड़ सके. ओके, सो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप टेक्नो स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट में इन्वॉल्व कर सकते हो, जिसमें कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा इज टू कट द कॉस्ट, इज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, इज टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स. So re-engineering, corporate re-engineering, business process re-engineering, employee involvement, work design, new definitions, ये तमाम चीजें हैं जो टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस में आपको रिक्वायर्ड वो होती हैं. अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशंस को देखें तो उसमें गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिवॉर्ड सिस्टम, कैरियर प्लानिंग, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड वेलनेस, ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक ओडी प्रैक्टिशनर की निगाह होना वो जरूरी है. ओके, नो डाउट आपकी प्रॉब्लम इज नॉट नेसेसरीली लिंक्ड विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आपकी प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी एक एस्पेक्ट से के साथ एसोसिएटेड हो, लेकिन उस प्रॉब्लम के जो इफेक्ट्स हैं वो एक्चुअली पूरी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी के अंदर मूव वो कर रहे होते हैं, और आपको प्रॉब्लम को फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल वो एलिमिनेट करना है, क्योंकि अगर आपने रूट्स वहीं पर रहने दी तो वो प्रॉब्लम दोबारा से विद इन नो टाइम इवॉल्व वो कर जाएगी. So strategic interventions के केस में integrating strategic change, mergers and acquisitions, alliances and network, ये वाले issues भी आपको टैकल करने पड़ते हैं in terms of organization development. आपको cultural change के ऊपर बात करनी पड़ती है, आपको पूरे cultural audits करने पड़ते हैं, आपको self designing organization को establish करना होगा, organization learning and knowledge management के जितने perspectives हैं उन सबको आपको incorporate वो करना है. Now that is one of the reasons कि आपको मैंने जो शुरू के मॉड्यूल सारे कवर करवाए, I have tried my best कि आपको मैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के पर्सपेक्टिव्स हैं, HRM, OB, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इन तमाम चीजों की बेस बनाकर अब हम इस लेवल पर पहुंचे हैं जहां पर हम डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स को टेक अप वो कर सकते हैं. अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज की बात करोगे तो इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज में आपको इस बात को इंश्योर करना है कि इफेक्टिवनेस ऑफ योर चेंज प्रोग्राम शुड बी देयर, और चेंज प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस आ पाएगी नंबर वन व्हेन यू आर देयर एंड एबल टू मोटिवेट द चेंज, जिसमें कि आपको चेंज के बारे में रेडीनेस क्रिएट करना और चेंज की रेजिस्टेंस को ओवरकम करना शामिल है. यू हैव टू क्रिएट अ शेयर्ड विजन. अगर आपको याद हो हमने सिस्टम्स लर्निंग के अंदर डिस्कस किया था कि शेयर्ड विजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना. सो आपका फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, आपको वो क्रिएट भी करना है और शेयर भी करना है. सो यू हैव टू डिस्क्राइब द कोर आइडियोलॉजी, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एंड एनविजन द फ्यूचर इन ए मैनर कि द पीपल वुड बी रेडी टू वर्क विद यू. इसी तरह डेवलपिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, आपको इस चीज की भी जरूरत है और उसके लिए आपको कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो रिक्वायर्ड होगा, जिसमें कि असेसिंग चेंज एजेंट पावर, आइडेंटिफाइंग की स्टेक होल्डर्स, इन्फ्लुएंसिंग स्टेक होल्डर्स और उनके साथ एसोसिएटेड जितने भी एटीट्यूड एंड बिहेवियरल इश्यूज हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करना, समझना, इनकॉर्पोरेट करना और फिर यूज करते हुए चेंज को मटीरियलाइज करना आपके लिए जरूरी होगा. Likewise, managing the transition में एक्टिविटी प्लानिंग, कमिटमेंट प्लानिंग, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग, ये सब आपको रिक्वायर्ड है. And no doubt, last but not the least, you have to sustain the momentum. ओके, बाजुकात होता यह है कि चेंज प्रोसेस में स्टार्ट में हम बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, हमारा क्लाइंट बड़ा एनर्जेटिक होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द एनर्जी इज वैनिश्ड. ओके, सो दैट वुड बी बेसिकली द डेथ ऑफ द चेंज. ओके, तो यू हैव टू सस्टेन द मोमेंटम. ये कोई पॉलिटिकल डिबेट या पॉलिटिकल गेम नहीं हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूचर एंड सस्टेनेबिलिटी का इशू है. सो आपको मोमेंटम को सस्टेन रखना पड़ेगा एक लॉन्गर टर्म के लिए, जिसमें के प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर चेंज, बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम फॉर चेंज एजेंट, डेवलपिंग न्यू कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, रीइंफोर्सिंग न्यू बिहेवियर्स, स्टेइंग विद इन द कोर्स, डिफाइंड कोर्स, अपने स्कोप से बाहर ना आपने नहीं निकलना. इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है एक ओडी प्रैक्टिशनर के लिए, अगर वो इफेक्टिवनेस लेकर आना चाहता है अपनी सारी प्रोजेक्ट में. For example, a few of the factors in the previous slide I
थॉट कि मुझे फर्दर डिस्कस आपसे करने चाहिए। मोटिवेटिंग चेंज में जब हम रेडीनेस फॉर चेंज की बात करते हैं तो रेडीनेस से मुराद क्या होगी, उसके लिए मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स आपके लिए कोट किए हैं। रेडीनेस वुड मीन सेंसिटाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू फॉर चेंज। ओके, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस सेंस को क्रिएट, सेंस मेकिंग करनी पड़ेगी कि वी आर एक्चुअली इन नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंज। जब तक लोगों को उस नीड की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, नीड का जब तक उन्हें एहसास नहीं होगा, उस वक्त तक चेंज लाना मुश्किल है। नंबर 2, आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड स्टेट्स। आपको वो डिस्कस भी करने, एलैबोरेट करने, मे बी यू हैव टू गो फॉर ओपन बुक मैनेजमेंट एंड देन कन्वे क्रेडिबल पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फॉर चेंज। ओके, जब हम ओवरकमिंग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वी हैव टू बी एम्पैथेटिक, वी हैव टू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, वी हैव टू क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, वी हैव टू हैव ओपन कम्युनिकेशन, वी हैव टू इन्वॉल्व मेंबर्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब आप चाहे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के मॉडल को यूज करो या आप किसी और तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन को अपने डिसीजन मेकिंग में कॉल करो, यू हैव टू बी क्लियर कि जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो चेंज का पार्ट नहीं बनेंगे। इसी तरह जब आप क्रिएटिंग अ विजन की बात करते हो तो विजन को क्रिएट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर आइडियोलॉजी है, जो कोर वैल्यूज हैं, इनका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैंने आपको अक्सर औकात ये स्टेटमेंट कोट की है कि टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल वैल्यूज होती हैं। तो टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट इज ए मस्ट। जब तक टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं होगी, जब तक उनकी कोर आइडियोलॉजी शेयर्ड नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, उस वक्त तक नो चेंज वुड बी टेकिंग प्लेस। सो व्हाट आर द कोर वैल्यूज दैट inform members what is important in the organization? That is the concern we need to look at. Then what is the organization's core purpose or reason for being? जिससे आप अपने मिशन स्टेटमेंट में बताते हो कि योर कोर रेजिस्टेंस, आपके कोर एग्जिस्टेंस का जो मकसद है वो क्या है, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, पर्पस ऑफ बीइंग क्या है, हु यू आर, व्हाट यू डू, हुम यू सर्व। तो ये तमाम चीजें आपको अपनी कोर आइडियोलॉजी के अंदर क्लियरली मेंशन वो करनी चाहिए। Then you have to construct the envisioned future. आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी क्लियर हो, where the organization needs to be. आपको इस बात कंफर्म्ड हो, आपका रोड मैप क्या होगा, आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। So what are the bold and valued outcomes that you are looking for? What are the new markets you are targeting? What are the new products and services you are going to launch? So what is the desired future state? आप मार्केट फॉलोअर हो, आप फ्यूचर में मार्केट लीडर बनना चाह रहे हो, आप फॉर्च्यून 500 बेस्ट रन कंपनीज में अपने आप को काउंट करवाना चाह रहे हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका विजन जो है वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट वो हो रहा है। अब जब आपने इंटरवेंशंस डिसाइड कर ली तो नाउ वी आर लुकिंग एट इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन फीडबैक। ओके, हम स्टोरी को दोबारा से रिवाइंड करते हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम डायग्नोसिस, वहां पर हमने डिजाइन कंपोनेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया और हमने इंटरवेंशंस को आइडेंटिफाई किया और फिर इंटरवेंशंस को इंप्लीमेंट करवाना है। जब आप इंटरवेंशंस को इंप्लीमेंट करवाओगे तो वहां पर यू हैव टू क्लैरिफाई योर इंटेंशन एंड यू हैव टू प्लान फॉर स्टेप वाइज एक्शंस। ओके, फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में आपको किस तरीके से मूव करना है, आपके टाइम फ्रेम्स क्या होंगे, आपके बजट्स क्या होंगे, ये तमाम चीजें आपको इंप्लीमेंटेशन में समझनी है और इनकॉर्पोरेट करनी है। वंस द फेजेस एंड स्टेप्स आर इन प्रोग्रेस तो आप हर इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस को वो कैलकुलेट करोगे और अगर उस इफेक्टिवनेस में कहीं पर कोई कंप्रोमाइज आ रहा है तो यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन, जिनको मैं 2 एक्सप्रेशन से कोट करता हूं कि यू हैव टू ऑलवेज इन्वॉल्व योरसेल्फ इन री एनर्जाइजिंग एंड री इंजीनियरिंग। ओके, सो यू हैव टू सी कि किन किन एस्पेक्ट्स को यू हैव टू एनर्जाइज और किन किन एस्पेक्ट को यू हैव टू री इंजीनियर। एंड फ्रॉम देयर द नेक्स्ट स्टेप वुड बी इवैल्यूएशन फीडबैक, जिसमें कि आप क्लाइंट से मुसलसल ये शेयर करते रहोगे कि हाउ मच वी हैव एक्चुअली गॉन थ्रू, हाउ मच इज लेफ्ट एंड व्हाट इफेक्ट्स आर टेकिंग प्लेस, व्हाट बेनिफिट्स वी आर ड्राइविंग। हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी से ज्वाइन कीजिए।